नमस्कार दोस्तों। चलिए अब हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सी एस एस। सी एस एस मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है, अब ये होती क्या है इसके लिए पहले हम ये पिक्चर को समझते हैं। तो इसके पहले मैंने एच टी एम एल में जब समझाया था तो एच टी एम एल का काम सिर्फ होता है स्ट्रक्चर क्रिएट करना। स्ट्रक्चर किसका? मान लो हम वेब पेज बना रहे हैं। अब वेब पेज मान लो क्या वेब पेज बनाते ही हैं। एच टी एम एल को क्या बोलते हैं? वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको कैसे लिखा जाता है? एच टी एम एल इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, मार्कअप में। ठीक, अब यहाँ देखिए अगर मैं कोई रोबोट की बात करूँ तो रोबोट को बनाने में एच टी एम एल का सहयोग सिर्फ इतना होता है कि वो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। ठीक है, अब उस स्ट्रक्चर को अगर हमको दिखाना है कि वो किस प्रकार से मतलब एक रोबोट टाइप दिखे, तो उसको दिखाने में सहायता करता है सी एस एस, यानी कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए और अपेरेंस कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसको बनाने में या इसको दिखाने में कौन सहायता करता है? सी एस एस, यानी कि एक प्रकार की स्टाइल है जो वेब पेज को स्टाइल को कैसे नियंत्रित करना है वो बताती है। ठीक है, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट उसको डायनेमिक बनाने का काम करती है, यानी कि वो वर्क क्या करेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक ह्यूमन की बात करें, यहाँ पे अगर बात करें हम तो देखिए ह्यूमन में जो कंकाल तंत्र है, एक स्ट्रक्चर है, वो बनाने का काम कौन कर रहा है? एच टी एम एल। उसको फॉर्मेटिंग करने का काम कौन कर रहा है? सी एस एस। और उसको डायनेमिक बनाने का काम, यानी कि जो मांसपेशियाँ है, रक्त जो ब्लड है हमारा, सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए, तो उसको मेंटेन कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेब पेज है, मान लो ये वेब पेज है, और वेब पेज जो है उसका स्ट्रक्चर कौन ने बनाया है? एच टी एम एल ने। वेब पेज को फॉर्मेट किसने करा? वेब पेज को फॉर्मेट करा सी एस एस ने। और वेब पेज काम कैसे करेगा उसको डायनेमिक किसने बनाया? डायनेमिक बनाया जावास्क्रिप्ट ने। तो इस प्रकार आप सी एस एस के महत्व को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट में लेकर चलता हूँ। जैसे हम गूगल खोल लेते हैं, ये गूगल क्रोम खोल लेते हैं यहाँ पे, और गूगल क्रोम खोलने के बाद हम जो है यहाँ पे चलते हैं सी एस एस ट्यूटोरियल। ठीक है, सी एस एस ट्यूटोरियल यहाँ पे एक वेबसाइट है, इस पे जाकर हम जो है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन में चलते हैं, तो यहाँ आप देखिए देखिए जो आपको दिख रहा है वेलकम टू माय होम पेज, इसका मतलब है कि एक वेब पेज बना हुआ है और इस वेब पेज में बहुत सारी स्टाइल्स बनी हुई है। जैसे स्टाइल सीट 1, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ, देखिए उस वेब पेज की स्टाइल यहाँ परिवर्तित हो चुकी है, और जो हमारा मीनू था वो साइड मीनू इधर आ चुका है। फिर अगर हम स्टाइल 3 पे क्लिक करें तो देखिए इस प्रकार से चेंज हो गया। फिर यहाँ पे हम देखें तो देखिए जो स्टाइल है उसका लुक परिवर्तित हो गया। स्टाइल 4 पे क्लिक करें तो वो इस प्रकार का दिखने लगा, और नो स्टाइल सीट पे क्लिक करें, देखिए स्टाइल सीट अगर नहीं है तो आपको वेब पेज इस प्रकार का दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टाइल सीट है, जो सी एस एस है, वो क्या वर्क कर रही है। स्टाइल सीट हमारे वेब पेज को सुव्यवस्थित रूप से कैसे दिखाना है उसमें सहायता करती है। तो आपको सी एस एस के बारे में बेसिक चीज़ पता चल गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, सी एस एस के जो टॉपिक्स है उनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सी एस एस की अगर बात करूं तो सी एस एस का मुख्य काम होता है जो वेब डॉक्यूमेंट होता है। वेब डॉक्यूमेंट मतलब हम समझ सकते हैं वेब पेज। क्या होता है? वेब पेज। और वेब पेज में जो भी हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें स्टाइल को कैसे नियंत्रित करना है, स्टाइल को कैसे कंट्रोल करना है आसानी से और सिंपल मतलब सिंपल रूप से, उसको कौन मेंटेन करता है? सी एस एस। यानी कि सी एस एस जो है वेब पेज में, कोई भी वेब पेज में स्टाइल को कैसे नियंत्रित करना है वो निर्धारित करता है। ठीक है, अब सी एस एस पढ़े क्यों, कौन पढ़े, ये जरूरी है। तो देखिए सी एस एस हर एक वो स्टूडेंट पढ़ेगा, हर एक वो वर्किंग प्रोफेशनल पढ़ेगा जो ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब जो वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, वो स्टूडेंट इसको पढ़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अभी अभी किसी ने जॉब ज्वाइन किया और वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपने करियर को लेकर, तो उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है सी एस एस को। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे, सी एस एस देखिए कलर को कंट्रोल करता है टेक्स्ट के। उसके बाद देखिए फ़ॉन्ट को मैनेज करता है, पैराग्राफ्स है, बॉर्डर है, पेडिंग है, मार्जिन है, टेबल है, लिस्ट है, जितने भी एच टी एम एल के टैग है सभी को फॉर्मेट करने का काम आसानी से करता है कौन? सी एस एस। इसलिए सी एस एस का यूज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही अगर जो है किसी ने अपना करियर स्टार्ट किया है प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर के क्षेत्र में, तो उसे एच टी एम एल के साथ साथ सी एस एस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो एच टी एम एल इसके पहले मैंने बेसिक रूप से सिखा दिया हूँ, अब आपको जो है यहाँ पे सी एस एस को सीखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर एच टी एम एल और सी एस एस आप सीख जाते हो
मतलब जो वेब डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर शुरू कर रहा है और अगर वो HTML और CSS सीख जाते हैं तो उन्हें अन्य जो लैंग्वेज है जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, PHP है, एंगुलर है, इनको सीखने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए आप समझ सकते हैं CSS बहुत ही ज़रूरी है। अब CSS पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसका जो है प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो देखिए ये जो HTML वाला जो वेब पेज है वो हमने पहले बना चुके हैं। HTML के बाद देखिए लास्ट में HTML यहाँ पर क्लोज हुआ है। हेड, तो हेड देखिए यहाँ पर क्लोज हुआ है। उसके बाद देखिए टाइटल है, तो टाइटल हमने दे दिए, कोई वेब पेज है उसका टाइटल क्या शो होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर दिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल लिए हमने, तो स्टाइल वही है जो हम CSS पढ़ने वाले तो उसको स्टाइल टैग से यहाँ दर्शाते हैं। और ये H1 जो है एक सेलेक्टर है, अभी हम पढ़ेंगे सेलेक्टर क्या होता है। उसके अंदर देखिए जो ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, इसके अंदर हमको प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को डिफाइन करना होता है कि कलर क्या दिए, ठीक है। और बॉडी के अंदर जो H1 है उस टैग को हमने लिए, तो H1 की ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे इसका कलर आ जाना चाहिए। तो सिंपल हम चलते हैं पहले हम गूगल फिर से ओपन करते हैं। गूगल ओपन करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो एक नया टेक्स्ट एडिटर है उसको डाउनलोड कैसे करें। तो यहाँ जब आप गूगल में पहुँच जाओगे तो देखिए गूगल में जब पहुँच गए तो यहाँ पे आपको सबलाइम लिखना है। ये काफ़ी सरल है, यानी कि हमने सबसे पहले नोटपैड सिंपल वाला पढ़े थे, फिर नोटपैड प्लस प्लस पढ़े। नोटपैड प्लस प्लस में थोड़ी सी सुविधाएं मिल गई थी हमको। अब हम जो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करेंगे। तो सबलाइम ऐसे सिर्फ आपको सबलाइम लिखना है और देखिए आपको www.sublimetext.com आ गया। तो ये एक प्रकार का एडिटर है और यहाँ पे आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, ठीक है। या फिर यहीं पे देखो आपको वर्जन भी दिए हुए हैं, तो हमको यहाँ सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करना है। और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद देखिए बिल्ड नंबर यहाँ पे आ गया है और देखिए यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज यहाँ पे वर्जन दिए हुए हैं, जैसे विंडोज़ आल्सो अवेलेबल पोर्टेबल वर्जन। अब देखिए आपके पास 32 बिट है तो आप इसको क्लिक कर लीजिए, अगर 64 बिट है तो इसको क्लिक कर लीजिए। तो दोनों में से कोई भी आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते देखिए ऊपर डाउनलोड का जो है आने लगा है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है और इसको मतलब जो डाउनलोड फोल्डर है वहाँ पे जाकर आप क्लिक करोगे तो ये जो है डाउनलोड हो, मतलब एक प्रकार से नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेरे पास इंस्टॉल कर लिया गया है, ठीक है। पहले ही यहाँ पे मैं जाऊँगा और देखिए मेरे पास स्टार्ट बटन में सबलाइम टेक्स्ट दिख रहा है, नहीं दिखता तो आप सर्च कर लीजिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पहले से वेब पेज बने हुए हैं, इनको क्या करता हूँ मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी और इसको भी, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आपको एक जो है इसका होम पेज दिख रहा है, होम पेज या फिर इसका विंडो दिख रही हो, यहाँ पे आपको जाना है न्यू, Ctrl+N भी कर सकते हैं और इसको फिर से फाइल में जाकर सेव करना है। ये देखिए सेव करना है, हमारा फोल्डर वही है जो हम पहले HTML के लिए उपयोग करते थे डेस्कटॉप के अंतर्गत वेब पेज। इस वेब पेज वाले फोल्डर में हमको करना है CSS practice.html, CSS practice, एक मिनट, CSS की स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। अब देखिए हमारी फाइल का नाम CSS practice.html हो चुका है और यहाँ सिंपल हमको टैग को शुरू करना है, ठीक है, ऐसे एंटर। तो देखिए हमारा पूरा जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिक आ चुका है, तो इसलिए जो है आसान हमारे लिए हो जाता है। अब हमने HTML में काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, तो HTML में प्रैक्टिस कर ली तो हमारे लिए यहाँ पे टैग को लिखने में काफ़ी आसानी होगी, किसके माध्यम से, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से। तो आपके लिए जो ज़रूरी है वो आप रहने दीजिए, जैसे 2 लाइन हमारे लिए यहाँ पे कोई काम की नहीं है। उसके बाद डॉक टाइप आप हटा सकते हो पर रहने दीजिए। यहाँ टाइटल में हम लिख देते हैं क्या लिख देते हैं, CSS प्रैक्टिस, यानी कि जब भी हमारा वेब पेज रन हो तो हमारे टाइटल में क्या शो होना चाहिए, CSS प्रैक्टिस। उसके बाद हम बॉडी में क्या लिखते हैं, H1, और H1 लिखने के बाद हम लिख देते हैं हेडिंग, दिस इज हेडिंग 1, इस प्रकार से लिख देते हैं और ये हमारा टैग बंद हो चुका है। हम इसको सिंपल सेव करते हैं, सेव तो ऑलरेडी है, और राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन इन ब्राउज़र, क्या करना है, कहीं भी राइट क्लिक करना है और ओपन इन ब्राउज़र। ओपन इन ब्राउज़र करोगे देखिए हेडिंग आपकी शो हो चुकी है। अब मान लो हम फिर से चलते हैं, हम इसमें स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके जस्ट सामने हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉन्ट टैग। क्या लगाएंगे, फॉन्ट टैग। अब ये फॉन्ट जो बंद वाला है उसको हम लास्ट में कर देंगे, मतलब यदि हमको HTML में फॉर्मेटिंग करना तो हम कैसे करेंगे, फॉन्ट लगाकर फॉन्ट को क्लोज करेंगे
और इसके बाद हम जो है साइज़ दे देंगे, साइज़ देंगे और यहाँ दे देते हैं हम क्या 5 EM। अच्छा, साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हेडिंग 1 में ऑलरेडी साइज़ हमारा आ चुका है। तो हम क्या दे देंगे, कलर, और कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, उसके बाद आप फेस दे सकते हैं। फेस का मतलब टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक या अन्य कोई चीज़। तो इतना बस देखें, हम जो है राइट क्लिक करके सेव कर, मतलब सेव कर दिए और ओपन कर दें। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिस इज़ हेडिंग 1, यहाँ पे कलर आ चुका है। यदि मान लो हम यहाँ पे नॉर्मली क्या लगाते हैं, फॉन्ट, और फॉन्ट लगा के हम लिख देते हैं दिस इज़ फॉर्मेटेड टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ हमको एट्रीब्यूट लगाना जरूरी ना, तो हम लगा देते हैं साइज़, और साइज़ में दे देते हैं 2 EM, एक यूनिट होती है। और कलर दे देते हैं क्या, कलर दे देते हैं ब्लू। ठीक, अब इसको हम जो है सेव करके रन करते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेटेड आया। यदि मान लो ये फ़ॉन्ट का जो टैग है मैं नहीं लगाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम एक P लगा देते हैं। P लगाने की वजह हम जो है दिस इज़ सिंपल टेक्स्ट, इस प्रकार से लिख के हम जो है और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो देखिए ये सिंपल टेक्स्ट आ गया। क्यों सिंपल टेक्स्ट आ गया? क्योंकि इसमें हमने फॉर्मेटिंग नहीं की है। यानी कि जब भी हमको फॉर्मेटिंग करना था, हमको फॉन्ट टैग या फिर इसके सामने हमको बी लगाना पड़ेगा। जैसे बी टैग लगाते कि नहीं, जैसे हमने बी टैग लगाया, मान लो ये, ठीक है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, बी को लास्ट में ले जाकर बंद कर देते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ बोल्ड हो गया। तो HTML में कोई भी चीज़ को फॉर्मेट करने के लिए काफ़ी कठिन तरीके से हम जो है यहाँ पे क्या, मतलब एक थोड़ी कठिनाई से हम इसको फॉर्मेट कर पाते हैं। यदि मान लो मैं इसी को, इनको सबको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और सिंपल मैं लिख देता हूँ क्या, H1। ये H1 मैंने लिखा और दिस इज़ हेडिंग 1। ठीक है, और इसके लिए मैं यहाँ पे अभी आपको इंटरनल जो स्टाइल शीट है वो बनाना बताता हूँ। इंटरनल स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं, हम जब HTML पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि आपको हेड के अंदर स्टाइल टैग का उपयोग करने को आता है, और एक लिंक टैग का उपयोग भी आता है। लिंक टैग का मतलब एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ देखिए स्टाइल टाइप, इसका टेक्स्ट या CSS, अगर आप ये नहीं भी लेते हैं तो आपका जो टैग है वो काम करेगा। यहाँ हम H1 सेलेक्टर ले लेते हैं, और H1 सेलेक्टर लेने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे इसका कलर क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए इसका, आप देखिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड, कलर कोड या कलर नेम जो भी है आप यहाँ दे सकते हो। हम नॉर्मली नाम दे देते हैं, जैसे हम रेड दे देते हैं, ये डार्क रेड दे दिए। ठीक है, अब ये किसके लिए डिफाइन किए हैं, H1 के लिए। किसके लिए डिफाइन किए हैं, H1 के लिए। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी H1 होगा, 1 2 3, उन सभी में कौन सा कलर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं स्टाइल में। तो सिंपल रन करके देखिए, तो देखिए ये डार्क रेड आ गया। यदि मान लो डार्क रेड की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे ब्लू, ठीक है, और फिर से करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए हेडिंग 1 में ब्लू कलर आ गया। इसके अलावा हम जो उसका जो है टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं सेंटर। तो देखिए यहाँ एक एक प्रॉपर्टी हम इसको चेंज, देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। उसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, जैसे ब्लू दिए हैं, और तो बैकग्राउंड कलर हम क्या दे देते हैं यहाँ पे, येलो। ठीक, अब देखिए ज़रा यहाँ रिफ्रेश करके, तो देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया। उसके बाद इसकी बॉर्डर भी दे सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी है CSS के अंतर्गत। बॉर्डर में 3 चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो उसकी विड्थ देना होता है, एक तो उसका स्टाइल देना होता है, सॉलिड देना है, और दूसरा उसका जो है क्या देना होता है, कलर देना होता है। तो बॉर्डर का कलर क्या दे देते हैं, रेड दे देते हैं, ये रेड, डार्क रेड। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखिए आप, ये कंप्लीट हम जो स्टाइल है उसके माध्यम से यहाँ फॉर्मेट कर पा रहे हैं। तो स्टाइल का उपयोग आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों किया जाता है। मतलब एक टैग है, HTML के एलिमेंट है, उनको आसानी से हम फॉर्मेट कर पाएँ। यदि हम बॉडी के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे देखिए बॉडी हमारी, बॉडी के लिए जो बनाए थे ना हमने, यहाँ देखिए बॉडी के अंतर्गत बैकग्राउंड कलर यूज़ किए थे। तो बॉडी के अंतर्गत भी हम जो है बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर लाइट येलो या लाइट सियान ले लेते हैं, इस प्रकार से। तो देखिए बॉडी में जो कलर है वो देखिए लाइट सियान हो गया। यदि यहाँ पे हम लाइट येलो कर दें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा हम बैकग्राउंड में पिक्चर ला सकते हैं,
कोई डिप बनाए हैं। डिप का मतलब होता है डिवीज़न। जैसे मैंने HTML में आपको थोड़ा सा बताया भी था कि डिप मतलब होता है जैसे बड़ा जो स्क्रीन है उसको छोटे छोटे पार्ट में हम, या वेबसाइट में छोटे छोटे जो पार्ट है वो अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, उसे डिप बोलते हैं। शॉर्ट में डिवाइड करना एक तरीके से, ठीक है। तो डिप बनाना भी हम सीखेंगे। चलिए अभी हम थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो। तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमने CSS का उपयोग क्यों किया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक CSS का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं।